तो पिछले अध्याय में हमने चर्चा किया था कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण को सिंपल भाषा में हमने बताया था कि जब ऑक्सीजन किसी वस्तु से क्रिया करता है तो उसे ही हम ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब सवाल आता है कि क्या इसके कुछ उदाहरण भी हो सकते हैं। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट भी डाला था, चलिए हम एक बार इसको समझा भी देते हैं। तो हमारा हेडिंग रहने वाला है हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है भोजन का पचना। अब भोजन का पचना क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? बिल्कुल। यदि आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन जाके आपके भोजन के साथ जुड़ रहा है ना। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। एक बात और आप लोग याद रखेंगे कि आप कोई भी भोजन करते हैं ना, अब कोई भी इन द सेंस कि जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे ही आप 12th क्लास में जाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो छोटे छोटे मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। अब मोनोसैकेराइड इन द सेंस ये समझिएगा ना कि जो भी कार्बोहाइड्रेट वाला खाना होगा वो अंत में जाके ग्लूकोज में टूटता है, और जैसे ही हम सांस द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और वो ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और साथ में एनर्जी मुक्त करता है, जिससे हमें ताकत मिलती है। चलिए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे आप लोग चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, रोटी, शकरकंद, शकरकंद का मतलब कोन होता है, कोन जो नहीं मिलता है, मीठा आलू जिसको बोलते हैं आप लोग, साबूदाना होता है, मिश्री होता है। बोलेंगे सर आप ये शकरकंद, साबूदाना और मिश्री क्यों लिखे हैं? अभी हम बता रहे हैं क्यों लिखे हैं। ये जितने भी भोजन लिखे गए हैं ना, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज बनाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, इसका अपघटन होगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। अब ये ग्लूकोज क्या करता है कि सांस द्वारा ऑक्सीजन लेता है। हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को खींचते हैं, तो अब इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जैसे ही ये ग्लूकोज जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है CO2। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर लीजिए, 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 लगा दीजिए, और यहाँ पे 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन भी 12 करना होगा, 6 यहाँ पे हैं, यहाँ पे 12 करना होगा तो यहाँ भी 6 लगा दीजिए, और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन करना है तो 6 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। तो ग्लूकोज श्वसन द्वारा ऑक्सीजन को लेता है और क्या मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे सांस द्वारा बाहर निकल जाता है। दूसरा मुक्त करता है H2O यानी कि पानी, वो हमारे पसीने के थ्रू बाहर। तो हमने बताया कि जो ग्लूकोज होता है ये ऑक्सीजन द्वारा क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो कि सांस द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं, और साथ में H2O मुक्त होता है। H2O हमारे पसीने के थ्रू या सुसु के थ्रू बाहर निकल जाएगा और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। तो जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी में टूटता है, वही आपको एनर्जी देता है। गर्मी के दिनों में आप लोग ग्लूकोज पीते हैं तो वो क्या करते हैं, अब आप कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, तो उस समय लगातार एनर्जी नहीं दे पाएगा, वो इंस्टेंट एनर्जी नहीं देगा, लगातार एनर्जी नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करना होता है ना कि ग्लूकोज घोल के पी लेना होता है। ग्लूकोज उसी समय आपको एनर्जी दे देगा, ठीक है। इसीलिए गर्मी के दिनों में हम लोग ग्लूकोज पीते हैं। महिलाएं क्या करती हैं कि जब वो पर्व त्यौहार करती हैं तो वो क्या करती हैं कि भूखी होती हैं, उपवास रखती हैं, तो वो शकरकंद यानी कोन का यूज़ करती हैं, उबला हुआ कोन का, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और वही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा और ग्लूकोज में टूट के आपको क्या देता है, एनर्जी देता है। वो साबूदाना भी खाती हैं, मिश्री भी खाती हैं। साबूदाना हो या मिश्री हो, ये इसमें पूरा कार्बोहाइड्रेट फुल्ली मात्रा में लोडेड होता है, और वही क्या करता है कि एनर्जी को तोड़ने का काम करता है। जो दूसरा पॉइंट है वो है भोजन का बासी होना। ये भी ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। भोजन में उपस्थित तेल या वसा, यानी कि जो भोजन में तेल है या वसा है, वसा यानी फैट, चर्बी, हवा से क्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे भोजन दुर्गंधित यानी कि बासी हो जाता है। याद रखना, जिस भोजन में तेल की मात्रा हल्की भी रहेगी ना, तो उसमें हवा का कनेक्शन हुआ, ऑक्सीजन जाके जैसे ही जुड़ा, उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। और जैसे ऑक्सीकरण होगा ना, वो भोजन खराब हो जाता है, बासी हो जाता है। आपने शादी विवाह में देखा भी होगा कि वो अब मटर पनीर बन रहा है, उसमें ऑयल की मात्रा है, तो रात भर रखे, लगभग मान लीजिए कि 3-4 बजे के आसपास बना हुआ है, सुबह होते हुए तो पूरा वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्योंकि उसमें जो तेल की मात्रा होती है ना, जो ऑयल की मात्रा होती है, वो ऑयल क्या करता है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, और वो क्या कर देता है, भोजन को खराब कर देता है। अब वसा युक्त पदार्थ का मतलब क्या है, या भोजन का मतलब क्या है, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, इसमें फैट रहते हैं। नमकीन खाते हैं ना, तो उसमें भी तेल की मात्रा होती है। विश्वास ना हो तो आप एक कागज़ ले लीजिए, उस पर मिक्सचर को रखिए, आप कुछ देर को ऐसे उसको प्रेस कीजिए, प्रेस करके हटाइए, देखिए कागज़ में तेल की मात्रा आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को। साथ में जो चिप्स होता है उसमें भी वही बात होती है। बिस्कुट, अब बोलेंगे सर बिस्कुट में ऑयल होता है, आप कितने बिस्कुट को देखिएगा ना, लगेगा कि फील नहीं होगा कि आपको, वो लगेगा कि बेक है, मैंने उसको आग से सिर्फ सेका गया है, लेकिन वो ऑयल में फ्राई किया गया होता है। समझ में आ रही है बात, उसमें ऑयल की मात्रा होती है। सब्जी,
अभी हमने बताया कि मटर पनीर खा रहे हैं, उसमें सब्जी है, ऑयल की मात्रा है, वो खराब हो जाएगा। हवा से जैसे क्रिया करेगा खराब हो जाएगा। दूध को भी ऐसे छोड़ देंगे ना तो दूध में तो ऑलरेडी घी होता है। घी क्या है, एक प्रकार से वसा ही है, और वो क्रिया करके क्या कर देगा, भोजन को खराब कर देता है। तो सिंपल सी बात याद रखेंगे कि जो तेल या वसा होता है, तो आप लोग एक बात याद रखेंगे कि जो वसा होता है या तेल होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है और भोजन खराब हो जाता है। यानी कि ऑयल वाले जितने भी पदार्थ होते हैं जिसमें तेल पाया जाता है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और उसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अब सवाल है कि भोजन को बासी होने से बचाने के क्या क्या उपाय हैं। तो याद रखेंगे आप लोग कि भोजन को बासी से बचाने के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। पहली बात, अगर भोजन वसा युक्त है यानी कि उसमें तेल की मात्रा है, घी की मात्रा है, फैट की मात्रा है, समझ रहे हो, वसा माने चर्बी समझना है, तेल समझना है, ठीक है। तो वसा युक्त भोजन को एंटीऑक्सीडेंट की सहायता से लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब सवाल आता है कि सर ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ये वैसे पदार्थ होते हैं ना जो भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, यानी कि ये ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है उसको क्या कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का यही काम होता है, ठीक है। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना कि ऑक्सीडेंट है, एंटी लग गया, एंटी का मतलब होता है विरोध में, यानी कि ऑक्सीकरण को नहीं होने देगा। अब ये एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो एक याद रखेंगे नींबू का रस और दूसरा है लेसिथिन। लेसिथिन एक केमिकल होता है, नींबू का रस वो आप जानते ही हैं। नींबू का रस होता है ना वो भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि भोजन को वायुरुद्ध बर्तन में रखकर बासी होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है ना ये हवा की अनुपस्थिति में धीमी हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो मम्मी है वो बिस्किट को कहाँ बंद करके रखती है, तो छोटे छोटे जार या डिब्बे में बंद करके रखती है। अब डिब्बा में रखने से क्या होता है कि बाहर से हवा का कनेक्शन टूट जाता है। अब हवा से कनेक्शन टूट जाएगा तो ऑक्सीकरण की क्रिया धीमी हो जाएगी और वो जल्दी भोजन खराब नहीं होता है। आपने मम्मी को भूजा रखते हुए भी देखा होगा, भूजा को लेकर बर्तन में से बढ़िया से बंद करके रखती हैं। अगर ठीक से बंद करके नहीं रखेंगी तो भोजन क्या हो जाने वाला है, खराब हो जाने वाला है। या ढेर सारे कुरकुरे या चिप्स होते हैं, या जो तिलौड़ी लौड़ी नहीं खाते हैं आप लोग, तो मम्मी क्या करती हैं कि जब उसको फ्राई कर देती हैं तो वो कुरकुरा होता है, तो उसी समय क्या करती हैं उसको लेके प्लास्टिक के जार में या शीशे के जार में उसको लेकर करती हैं, वो एयर टाइट कर देती हैं, उसको बंद कर देती हैं ताकि हवा से कनेक्शन टूट जाए और वो जल्दी ख़राब ना हो, मैंने अपने भाषा में महराए ना। अगर महरा जाएगा तो वही ना ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑयल की मात्रा है और वो ऑयल क्या करेगा, बाहर से ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा और उसको क्या कर देता है, खराब कर देता है। तीसरी बात याद रखेंगे रेफ्रिजरेटर के उपयोग द्वारा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर भोजन के तापमान को कम कर देता है और कम तापमान पर अभिक्रियाएं अक्सर क्या हो जाती हैं, धीमी हो जाती है। ये केमिस्ट्री का एकदम खूब बढ़िया बेसिक लॉ है, आप लोग याद रखेंगे कि अभिक्रिया जो होती है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे अधिकांश अभिक्रियाएं बढ़ जाती हैं। अब चूंकि 12th में जाएंगे तो थोड़ा सा और इसमें डिटेल्स मिलता है कि जो अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है, कुछ उष्माशोषी होती है, तो वो अलग अलग टाइप पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी अभिक्रिया धीमी होगी, कौन सी तेज होगी। बस आप इतना जानिए ना कि अगर आप टेम्परेचर को कम कर देंगे ना तो अभिक्रिया धीमी हो जाएगी। टेम्परेचर देते हैं ना तो अभिक्रिया अक्सर क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो भोजन को लेके आप गर्मी के दिनों में देखे होंगे कि शादी विवाह में क्या होता है कि वो लोग मटर पनीर बनाए हुए हैं, बना के शाम को रखे हुए हैं, अगले दिन देखते हैं तो पूरा बासी हो जाता है, इतना बैड स्मेल देता है कि क्या बताया जाए। आप कुछ समय और छोड़ देंगे ना तो वो बजबजा जाता है पूरा एकदम, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वो क्या होता है ना कि उसमें जो ऑयल की मात्रा होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाती है और उसको क्या कर देती है, खराब कर देती है। इसीलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर का। अब जो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज होता है ये तापमान को क्या कर देता है, कम कर देता है। और जब कम तापमान होता है ना तो फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रक्रिया नहीं होती है। अब किण्वन की प्रक्रिया नहीं होगी तो सिंपल सी बात है भोजन खराब नहीं होगा। तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल रहा, तीसरा उपाय रहा। एक बात और याद रखेंगे कि जो चिप्स की थैली या पैकेट होते हैं, आप लोग जितना भी मिक्सचर खाते हैं ना, वो हल्दीराम का मिक्सचर हो गया, बीकाजी हो गया, बीकानेरी भुजिया हो गया, मतलब ढेर सारी चीज़ें हैं ना, लेज़ का पैकेट हो गया, तो उसमें आप लोग देखे होंगे ना कि 5 रुपये का चिप्स रहेगा ना तो लगता है कि 3 रुपये का खाली हवा बढ़ा है, 2 रुपये का चिप्स है उसमें। तो वो क्या मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, बिल्कुल नहीं, वो उसको बचाने का उपाय है। अगर उसमें आप नाइट्रोजन नहीं भरेंगे ना, चिप्स के थैली में नाइट्रोजन भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन रहेगा ना तो अब चूंकि चिप्स है तो उसमें ऑयल की मात्रा होगी ही होगी। अब ऑयल की मात्रा है, हवा से जैसे क्रिया करेगी ना तो वो महरा जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। अब नाइट्रोजन गैस भरने से फ़ायदा क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरेंगे तो एक तो फ़ायदा ये होगा कि वो उसको ऑक्सीकृत होने से, यानी कि उसका जो कुरकुरापन होता है चिप्स का,
उसको वो संभाल के रखता है, बचा के रखता है, और लंबे समय तक वो ऑक्सीकृत होकर खराब नहीं होगा। और दूसरा कारण क्या होता है कि वो एक जो हवा होता है वो कुशन का काम करता है। कुशन मतलब होता है तकिए जैसा व्यवहार करता है। अब वो चिप्स का पैकेट है, कहीं से लेके आ रहे हैं, अब तुम ही सोचो कि अगर वो हवा नहीं रहेगा तो पूरा ऊपर से प्रेशर पड़ेगा, वो पूरा एकदम चूड़ा चूड़ा जैसा हो जाएगा। अब भूजा जैसा फाँक के चिप्स नहीं ना खाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो वो एक कुशन की तरह भी व्यवहार करता है। तो इसके दो फायदे हैं, आप लोग याद रखेंगे। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का ये जो तीसरा उदाहरण है संक्षारण। संक्षारण के बारे में आगे चल के हम लोग धातु वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन बस आप इतना जानिए कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण का मतलब होता है ना कि जो धातुएं होती हैं वो दो अवस्था में पाई जाती हैं। एक होती है मुक्त अवस्था में, दूसरी होती है संयुक्त अवस्था में। तो जो मुक्त अवस्था में होती है ना, ये हाई ग्रेड की धातु है, बड़ी महंगी मिलती हैं। सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। ये जल्दी बाहर की हवा से क्रिया नहीं करती हैं। अब सोना ले लीजिए, सोना लेके क्या कर दीजिए, मोरी में गाड़ दीजिए। 5 साल बाद निकाल के देख रहे हैं सोना का सोना ही है वो, समझ रहे हैं, उसमें कोई भी जंग फंग नहीं लगेगा। अब लोहा को ले लीजिए, लोहा लिए हैं और लेके खूब बढ़िया उसको नहवा धोवा दीजिए, पूरा सेंट उंठ मार दीजिए, और मार के खूब बढ़िया रजाई में लपेट के रख दीजिए। आप देखेंगे कि 10-15 दिन के बाद जाके देखेंगे तो अपने तो खत्म होकर करेंगे, संगे संगे रजाइयों को खराब कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? वो भस्मासुर हैं, अपने तो जैबे करेंगे, संगे संगे रजाइयों को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो लोहा में तेजी से संक्षारण होता है। कारण क्या है कि वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, और जो सोना चांदी प्लेटिनम होते हैं, जो महंगी धातुएं होती हैं, वो मुक्त अवस्था में होती हैं, वो जल्दी किसी से क्रिया नहीं करती हैं। तो संक्षारण वही है, ये बाहर के ऑक्सीजन से क्रिया करता है, नमी से क्रिया करता है, और वो ऑक्सीडाइज देता है और उस धातु को खराब कर देता है। हर एक साल लोहा के संक्षारण या जंग लगने से बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है। इंडिया की बात कर रहे हैं, अदर कंट्री में भी है। कोरोजन किसको छोड़ा है? चौथा, दहन की क्रिया। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दहन की क्रिया का मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज़ को जलाते हैं, वो चाहे पेट्रोल का जलना हो, डीजल का जलना हो, किसी लकड़ी का जलना है, पुआल का जलना है, कागज़ का जलना है, कोई भी चीज़ अगर जल रही है ना, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लग सकता है। अब हमें डिटेल्स में इसी के बारे में जानना है कि दहन क्या होता है, दहन के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमने चर्चा की है कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के क्या क्या उपयोग हैं। अब हमें जानना है कि उसी उपयोग में आखिर ये दहन क्या होता है। तो दहन को जानना है ना, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। दहन क्या कहता है कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया दहन कहलाती है। यहाँ पे आप लोग दो बातें ध्यान में रखेंगे। बोला है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया, ध्यान दीजिएगा, बोला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया। आप कोई भी चीज़ लेके जलाते हैं, ठीक है, और उसमें से प्रकाश आने लगता है, लाइट निकलने लगता है, और साथ में उसमें से हीट निकलने लगती है, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या हो सकता है? कोयले का जलना। दूसरा उदाहरण, पेट्रोल का जलना। अब कोयला जलता है तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि उसमें से ऊष्मा निकलता है, यानी हीट निकलता है, गर्मी निकलती है, और दूसरी चीज़ उसमें से प्रकाश भी निकलता है। पेट्रोल को भी जलाइएगा तो उससे हीट निकलता है, गर्मी निकलती है, और उससे प्रकाश भी निकलता है। तो सिंपल सी बात याद रखेंगे, किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर उससे ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सवाल आता है कि सर दहनशील पदार्थ क्या होते हैं, अदहनशील पदार्थ क्या हैं? दहनशील पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं ना जिनमें आग आसानी से लग जाए। अब जैसे लकड़ी आसानी से जला सकते हैं आराम से, कोयला इजली आग लग जाता है, पेट्रोल, पुआल, कागज, ये सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं? दहनशील पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है अदहनशील पदार्थ, जैसे ईंट, पत्थर, बालू, यानी इसमें आग नहीं लगता है। अगर जो नहीं जलेगा उसको अदहनशील पदार्थ, और जो जल सकता है उसको बोलते हैं दहनशील पदार्थ। यदि आपके दुश्मन की गांड भी है, जल रही है, तो वो दहनशील पदार्थ की श्रेणी में आएगा। एक नोट याद रखेंगे कि जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते उन्हें दहन का अपोषक कहते हैं, जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड या जल। अब ये दहन का अपोषक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके माता पिता आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपके पोषक हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। अगर कोई आपका पैर पीछे खींच रहा है, जैसे मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको पढ़ने नहीं दे रही है, बार बार फ़ोन कर रही है, तो वो क्या है? आपके पढ़ाई की अपोषक है, वो आपको पीछे खींचना चाहती है। वैसे ही दहन की क्रिया होती है ना, तो दहन की क्रिया में कुछ चीज़ें सपोर्ट करती हैं कि चलो आग लग जाओ, आग लग जाओ, आग लग जाओ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो क्या बोलती हैं कि ये मैं तो सपोर्ट नहीं करने वाला, उल्टा मैं तुमको बुझा दूंगा। अब याद रखना कि आग को बुझाना होता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे जाके इतना बड़ा बड़ा सिलेंडर होता है, उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। उसको ऐसे एक क्लैंप निकाल के ऐसे दाबते हैं ना, तो उसमें से गैस निकलती है,
वो गैस और कुछ नहीं CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो आग को बुझाने का काम करती है। आग को सपोर्ट नहीं करती है, आग को बुझाने का काम करती है, यानी दहन में सपोर्ट नहीं करेगी तो उसको अपोषक बोलेंगे। कहीं आग लगा है, पानी फेंक दीजिए, आग बुझ जाता है। जल क्या होगा? जल भी अपोषक होगा। तो बोलेंगे सर कि फिर आग का सपोर्टर कौन है, उसको साथ कौन देता है, या पोषक कौन होता है? तो पोषक होता है ऑक्सीजन। अगर आग नहीं लग रही ना तो उसमें ऑक्सीजन डाल दीजिए। घी है, वो भी आग का पोषक है। घी को डालते हैं तो आग और नहीं लहरने लगता है। कहीं पे आग लगा हुआ है, थोड़ा सा और पेट्रोल छिड़क दीजिए, वो आग को बढ़ा देता है। तो वो भी क्या है? दहन का पोषक है। अब ये भी प्रश्न बिहार बोर्ड कई बार पूछा है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। मैंने आग लगाना हो तो उसके लिए शर्त क्या क्या होनी चाहिए? तो सिंपल सी बात याद रखेंगे कि दहन के लिए 3 चीज़ का होना आवश्यक है। फर्स्ट, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। अभी हमने बताया ना कि जिस चीज़ में आग लग जाता है वो दहनशील पदार्थ होता है। जैसे कि आपके दुश्मन की, समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोयला में आग लगाना है, पेट्रोल में आग लगाना है, तो अगर कोयला पेट्रोल रहबे नहीं करेगा तो जलाएंगे क्या? दूसरा, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन के पोषक का मतलब होता है कि जो आग लग रहा है ना तो उसको सपोर्ट करे वो, कि हाँ ठीक है और लगो, यानी कि ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ऑक्सीजन रहेगा तो वो आग को क्या करता है? सपोर्ट करता है। तीसरा, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति का मतलब क्या है? अब सवाल आता है कि सर ज्वलन ताप क्या है? जैसे हर एक आदमी का लेवल होता है। जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है, काम करता है और वो दिन की दिहाड़ी लेता है 500 रुपये, और आप उसके पास लेके जा रहे हैं 200 रुपया, आपका काम करेगा? नहीं करेगा। 300 भी ले जाएंगे तो नहीं, 400 भी ले जाएंगे तो नहीं, और जैसे ही 500 पहुँचेगा वो अपने स्थान से उठेगा, कुदारी उदारी उठाएगा, लेके चल देगा। वैसे ही ज्वलन ताप होता है। कोई भी पदार्थ जलता है ना तो उसका एगो मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है कि यहाँ पे जाके आग लग जाएगी। जैसे पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के लिए थोड़ी सी चिंगारी काफ़ी है, थोड़ा सा ऐसे आग लगाइए बस वो जलना स्टार्ट कर देता है। और लकड़ी के लिए क्या चाहिए? थोड़ा टेम्परेचर अधिका चाहिए। अब जैसे मम्मी को देखा होगा कि जब चूल्हे में आग लगाती हैं वो तो चिपड़ी ले लेती हैं, और चिपड़ी में तो सीधे माचिस से लगाएंगे तो आग लगेगा नहीं, तो उस पर थोड़ा सा किरासन तेल छिड़क देती हैं। अब किरासन तेल क्या करता है ना कि ज्वलन ताप को कम कर देता है। अब आराम से आग लगाएंगे, चिपड़ी जलने लगेगा। सिंपल सी बात है। तो ज्वलन ताप क्या होता है? तो ये वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू कर देती है वही क्या कहलाती है? ज्वलन ताप कहलाती है। यानी कि मजदूर ये 200 पे नहीं उठा, 300 पे नहीं उठा, 400 पे नहीं उठा, सीधे कितना पे उठा? 500 पे उठा। उसी प्रकार जो पेट्रोल होता है और जो लकड़ी होती है, इन दोनों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। जैसे पेट्रोल का ज्वलन ताप क्या होता है? लकड़ी की तुलना में कम होता है। पेट्रोल को हल्का भी टेम्परेचर मिलेगा ना तो उसमें क्या लग जाता है? आग लग जाता है। और लकड़ी के लिए टेम्परेचर थोड़ा अधिक देना पड़ेगा। तो अभी हमने दहन के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि ज्वाला क्या होता है। ज्वाला को इंग्लिश में हम लोग फ्लेम कहते हैं। फ्लेम का मतलब क्या है? सिंपल सी भाषा में आप लोग समझना चाहें ना तो जैसे आग जलता है तो उसके आसपास पीले पीले कलर का वो प्रकाश नहीं दिखता है आपको? जैसे पुआल जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं या कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उसके आसपास देखिए ना, जैसे पूरा लौ जैसा निकलता है चारों बगल से, वही ज्वाला होता है। अब इसकी परिभाषा क्या है कि जब कोई ईंधन जलता है तो उस समय वह गैसीय अवस्था में होता है, वही ईंधन का ज्वाला कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है? याद रखेंगे आप लोग एक बात कि जब कोई भी पदार्थ जलता है ना तो वो वाष्प रूप में आता है। पहले जो ईंधन होता है, जैसे पेट्रोल जल रहा है, कोयला जल रहा है या लकड़ी जल रहा है, तो जब उसको जलाते हैं ना, ईंधन का मेन इंग्रेडिएंट होता है, वो जलने के बाद वाष्प में जाता है और वही वाष्प आपको ज्वाला के रूप में दिखता है। सवाल आता है कि ज्वाला का निर्माण कैसे होता है? तो सभी पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं। केवल वे ही पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं जो जलने पर वाष्पित हो जाते हैं। देखो, कोई भी ईंधन जलेगा ना और जो वाष्पित हो जाएगा वही ज्वाला उत्पन्न करेगा, और जो जलने पर वाष्पित नहीं होता है ना वो ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। जैसे मोमबत्ती का मोम, पेट्रोल, किरोसिन तेल, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आगे पढ़ाएंगे, ये सभी गर्म होकर वाष्प बनते हैं। मोमबत्ती को जलाइएगा ना तो जो उसका मोम होता है वो वाष्प बनता है, पहले वेपर बनता है, पानी जैसा धुआं जैसा बन के उठेगा। पेट्रोल के साथ भी वैसा ही है, वो पहले भाप बन के उठता है, उसमें आग लगती है। साथ में किरोसिन भी है या LPG है। LPG भी गैस के रूप में पहले बाहर निकलता है वाष्प के रूप में, और वो जलने के बाद क्या उत्पन्न करता है? एक फ्लेम बनाता है, ज्वाला बनाता है। अब उसका कलर अलग अलग हो सकता है, कोई ब्लैक कलर का होता है, कोई येलो कलर का होता है, कोई ब्लू कलर का होता है। आप लोगों ने गैस देखा होगा ना, तो गैस जलता है तो वो ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है, और वहीं लकड़ी जलाते हैं तो येलो कलर का निकलता है। या कोई ऐसे पदार्थ को जला रहे हैं जैसे टायर जला रहे हैं तो उसमें से देखेंगे तो हल्का ब्लैकिश टाइप का निकलता है। इसका कारण क्या होता है? याद रखेंगे एक बात कि अगर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, अगर ईंधन जितना जलाने के लिए हम दे रहे हैं पूरा का पूरा जल जा रहा है, तो उसका फ्लेम ब्लू होगा। जैसे गैस को जलाते हैं ना तो उसका पूर्ण दहन होता है, यानी पूरी तरह से जल जाता है और उसका फ्लेम ब्लू हो जाता है। अब ब्लू होगा तो देखते हैं ना कि आप लोग जब खाना बनाते हैं तो गैस का वो जो बर्तन होता है उसमें ज़्यादा काला काला दाग नहीं बनता है,
लेकिन वही चूल्हा पे बनाते हैं ना तो उसमें काला काला दाग बन जाता है। कारण क्या होता है ना कि लकड़ी जब जलता है ना तो उसका पूर्ण दहन नहीं होता, और जब पूर्ण दहन नहीं होगा तो वो काला फ्लेम छोड़ता है और बर्तन पे कालिख लग जाता है। एक अपवाद में याद रखेंगे कि कोयला उपले, उपले का मतलब गोईठा या चिपड़ी, जब इसको जलाते हैं ना तो ये ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे पेट्रोल जलता है ना धधक धधक के, वैसे कोयला नहीं जलता है और ना ही चिपड़ी जलता है। उसको देखेंगे ना कि वो ज्वाला के साथ नहीं जलता, वो दहकता है। दहकना इन द सेंस क्या, वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है, और उसमें से गर्मी निकलेगा, प्रकाश बहुत कम निकलता है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोमबत्ती के ज्वाला के क्षेत्र के बारे में बताइए। तो मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। जब मोमबत्ती जलता है ना तो उसमें 3 गो क्षेत्र बनता है, एक बाहर वाला होता है, एक बीच वाला होता है और एक सबसे भीतर वाला होता है। तो मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र, पहला होता है बाहरी क्षेत्र, जो ये आपको ऊपर दिख रहा है ना सबसे बाहर वाला, उसी को हम बोलते हैं बाहरी क्षेत्र, ठीक है। और इसको बोलते हैं अदीप्त क्षेत्र। अदीप्त बोलने का मतलब क्या है कि वहाँ पर लाइट या प्रकाश नहीं होता है, और चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भरपूर मिलता है बाहरी क्षेत्र में, ये जो बाहरी क्षेत्र है ना यहाँ पे ऑक्सीजन भरपूर मिलेगा, तो दहन भी खूब खतरनाक होता है। हमने अभी अभी जस्ट बताया आपको कि दहन अगर बढ़िया से होगा ना तो उसका रंग नीला हो जाता है। तो मोमबत्ती का बाहरी क्षेत्र नीला होता है क्योंकि वहाँ पे पूर्ण दहन होता है, ऑक्सीजन पूरा मिलता है उसको बाहर से, तो खूब बढ़िया से जल जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो। मोमबत्ती होता है ना, उसके ऊपर वो जो लौ निकलता है ना सबसे बाहर वाला, उसके ऊपर हाथ रखेंगे ना तो लगे पूरा जल जाएगा हाथ आपका। समझ रहे हैं? अब ये घर पे एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, हाथ जल जाएगा। दूसरा प्रकाशमान मंडल, जो कि मध्य मंडल होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है उसी को प्रकाशमान मंडल कहते हैं। जो बाहर वाला है वो ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण दहन होता है, यहाँ पे अधछेड़िया दहन होता है। समझ रहे हैं? माने आधा आधा दहन होता है, तो इसका रंग हो जाता है पीला, बीचवा वाले का। तो ये सबसे बड़ा भाग होता है मोमबत्ती का। मोमबत्ती जल रहा होगा ना तो आप लोग देखे होंगे कि जो येलो कलर का भाग होता है ना वो सबसे अधिक होता है। मोमबत्ती जलेगा ना तो वो पूरा येलो दिखेगा आपको, तो वो मध्य भाग होता है। और उसके बाद जो तीसरा भाग है उसको बोलते हैं आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक मैंने देखेंगे ना जहाँ पे धागवा होता है वहाँ पे एकदम हल्का सा कड़िया टाइप का स्पॉट बना होता है, और वही कड़िया टाइप का जो स्पॉट होता है ना वो इसका केंद्रीय मंडल कहलाता है, और ये सबसे कम गर्म होता है। आराम से अगर मोमबत्ती बुझाना है ना तो धागा देगा पकड़ लीजिए, फट देना, हाथ जलबो नहीं करेगा। अब बाहर से ऊपर ऐसे लेके आएंगे ना हाथ में जल जाएगा पूरा। समझ गए? तो ये हमारे मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र थे, ठीक है। तो अब हमें जानना है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के बारे में। इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग LPG। अब ये LPG क्या होता है? जो आप लोग घर में भोजन बनाने के लिए सिलेंडर उठा के लाते हैं ना रेड कलर का, वो इंडियन का भी हो सकता है, भारत गैस भी होता है, तो उसमें कौन सी गैस भरी गई होती है? तो LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ये LPG आखिर मिलती कहाँ से? इसी को हम लोग प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। जैसे पेट्रोलियम से ही हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, पैराफिन निकलता है, नेफ्था निकलता है, बिटुमेन निकलता है, जिसको डामर बोलते हैं। डामर जो सड़कों पे नहीं गिरता है अलकतरा जैसा, वही होता है बिटुमेन। नेफ्था निकलता है, नेफ्था जिससे वो प्लास्टिक की बोतलें बनती हैं। पेट्रोलियम जेली निकलता है, जो आप लोल पे लेके पूरा रगड़ते हैं आप लोग, वो पेट्रोलियम जेली होता है। अब जो पेट्रोलियम को गर्म कीजिएगा ना तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो गैस के रूप में होता है, और वो गैस और कुछ नहीं LPG ही होता है। इसीलिए इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, क्योंकि हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है, ये पेट्रोल का ही भाई है, ठीक है। अब जो LPG होता है ना इसमें मुख्यतः 3 गैसें होती हैं। 3 गैसों में कौन कौन सी होंगी? तो पहली होती है एथेन, दूसरी होती है प्रोपेन, और तीसरी होती है ब्यूटेन। एथेन का सूत्र होता है C2H6, इसका होता है C3H8, और ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। अब ये मुख्यतः 3 गैसों का मिश्रण होता है LPG, और इसमें जो सबसे मेन है ना वो कौन सा होता है? ब्यूटेन होता है। ये बात याद रखेंगे, LPG का मुख्य घटक कौन सा है? तो ब्यूटेन है। समझ में आ रही है बात? यानी कि C4H10। और जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, जलवाष्प भी मुक्त होता है, और साथ में ढेर सारी हीट रिलीज होती है। हीट माने ढेर सारी गर्मी निकलती है, तो वो नीले कलर के फ्लेम के साथ जलता है और आपका भोजन तेज़ी से पक जाता है। अब एक बात और याद रखेंगे, अगर LPG का 1 ग्राम लेके जलाइए, 1 ग्राम लेके जलाएंगे ना तो लगभग 50 किलो जूल, केजी का मतलब होता है किलो, जूल एनर्जी मुक्त होती है, यानी कि उससे ऊष्मा या गर्मी निकलती है 50 किलो जूल, मात्र 1 ग्राम जलेगा तो। अब वही हाइड्रोजन रहेगा ना, जैसे LPG है तो ये 50 किलो जूल उत्पन्न किया, लेकिन अगर 1 ग्राम आप हाइड्रोजन ले लीजिएगा ना तो ये जलता है तो लगभग 155 किलो जूल उत्पन्न करता है। अब आप सोचेंगे कि सर LPG के बदले क्या हम लोग हाइड्रोजन नहीं ले सकते हैं? हाइड्रोजन को लीजिएगा ना तो ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, हल्का सा भी हीट मिला ना, आप मान लीजिए कि सिलेंडर में भरवा के जा रहे हैं हाइड्रोजन गैस को, साइकिल के कैरिंग में बांधे हुए हैं, थोड़ा सा हीट मिला फटेगा बम,
आपका फट जाएगा बम, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग हाइड्रोजन गैस का यूज़ एलपीजी के सिलेंडर में नहीं करते, मैंने वो लोहे के सिलेंडरों में नहीं करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि एलपीजी जो होता है ये 3 गैसों का मिश्रण है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और इसमें जो सबसे मेन होता है वो होता है ब्यूटेन, और वही जलने के बाद क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, साथ में CO2 भी उत्पन्न करता है, और ये नीले कलर का फ्लेम देता है। अब नीले कलर का फ्लेम देने का कारण है क्योंकि इसका पूर्ण दहन होता है, ये पूरी तरह से जल जाता है। अब इसके साथ एक समस्या क्या होती है, जब ये लीक करता है ना तो इसमें स्मेल नहीं होता है, स्मेल मैंने महकबे नहीं करेगा। अब गैस भरवा के लाए हैं, गलती से खुला छूट गया है, अब पूरा घर में गैस भर गया है एलपीजी, अब वो नहीं महक रहा है, आराम से जाकर माचिस जला रहे हैं, माचिस जलाए बस पूरा मुर्गा जैसा रोस्ट हो गया एकदम। तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो एक केमिकल है जिसका नाम है एथिल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन ना जी, और इसका फार्मूला होता है C2H5SH। अब इसको क्या करते हैं ना हम लोग कि जो एलपीजी गैस होता है 3 गो भैया बड़ा सा ना, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी के साथ इसको भी फेंट देंगे ना, तो ये जलने का काम नहीं करता है। इसका मेन काम होता है ना कि उसमें एक स्मेल डाल देता है, महक डाल देता है कि कहीं से लीक करेगा ना तो आपको पता लग जाएगा। तो भी प्रश्न पूछा है कि गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे एथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता है ताकि गैस का रिसाव हो तो पता चल सके। तो ये रहा पहले अध्याय के बारे में जो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। हम प्रयास करते हैं कि अगले वीडियो में 10-15 मिनट में हम लोग लगभग 30, 35 या 40 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लें जो इसी पार्ट से रिलेटेड है। तो हम लोगों ने लगभग 3 पार्ट में पूरे अध्याय को खत्म कर लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।